यकीन के साथ काम करो, वो दिन भी जरूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं हकीकत बनता नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे मैं उदय सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टीजीटी मैथमेटिक्स 2016 का पेपर, जिसमें प्रश्न संख्या 76 से 100 तक के क्वेश्चन समझे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे दो मैट्रिसेस दिए गए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। हमें निकालना है ए बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, ए इंटू बी निकालना है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए को एलिमेंट रखे जाए 1 -1 -1 1 और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट रखे जाए 1 1 1 1। चलिए मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, जब भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई करते समय क्या करना होगा, इसका और इसकी रो का मल्टीप्लाई होता है, रखते हैं। तो ये 1 का मल्टीप्लाई, ये इसका चाहो तो यहाँ रख दो, इसे 1 रख लो, 1 रख लो, मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये 1 -1। फिर जस्ट नीचे वाले में आ जाओ, माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे आएंगे। अब अगले वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रो से, ये भी हो जाएगा 1 -1 और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1, है ना। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि यहाँ पे जो x है ना वो लेस देन 1, मॉडुलस x जो है लेस देन 1 है और ये दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे x²/2 है। हम क्या करेंगे, अगर हम x²/2 लिखा हुआ है ना, इसे हम लिख दें 1 - 1/2 का स्क्वायर, है ना, प्लस, और इसे लिख दें 1 माइनस का 1/3 का स्क्वायर, सॉरी हाँ क्या क्यूब है ना, क्यूब इसमें नहीं, क्यूब अलग। चलिए क्यूब क्यूब प्लस, और इसे लिख दिया जाए 1 - 1/4 की पावर में 4, है ना, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिएगा हमें क्या करना है, सीरीज में ये हमने 1/2 लिखा था ना, उसको 1 - 1/2 लिख दिया, ये भी है लिखा हुआ है। देखो 2x³ लिखा था, हमें समझ में आ रहा था कि अगर 1 - 3 किया जाए, 1 - 1/3 किया जाए तो 2/3 आ जाएगा, तो हमने कर लिया। अभी सीरीज को क्या करो, अलग कर देते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा x², पहले ये स्क्वायर वाली टर्म और यहाँ से क्यूब वाली टर्म, यहाँ से x⁴ वाली टर्म निकालनी थी। ये x³ है प्लस x⁴ डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, और माइनस का, फिर यहाँ पे देखो माइनस का है x²/2, है ना, x²/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन मत, तो यही रहने दो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का x³/3 माइनस का x⁴/4 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। हमें सीरीज बनानी है। एक काम करें, इधर x को क्या करें, घटा दें, है ना, इधर x माइनस का कर दें और इधर क्या करें, x प्लस का कर दें। बात तो वही है, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हमने क्या किया, एक x जोड़ा है, एक x घटाया है। जो जोड़ा है हम उसे पहली वाली सीरीज के साथ रखेंगे और जो घटाया है उसे हम आखिरी वाली सीरीज के साथ रखेंगे। रखते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴ डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक, माइनस, है ना, ये प्लस को माइनस कर लिया, ये माइनस का x है, चाहो तो इसे प्लस रहने दो, ये माइनस का x है, माइनस का x²/2, है ना, माइनस का x²/2 और माइनस का x³/3 माइनस का x⁴/4 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक सीरीज है ना। अब देखिएगा ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है ना, इनफाइनाइट अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होता है, अगर हमारे पास s अनंत क्या होता है, a/1 - r, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, a प्रथम पद है, x/1 - r, r क्या होगा, x²/x, यानी कि 1 माइनस का x हो जाएगा। ये पूरी कंप्लीट हो गई, s अनंत निकल गया, प्लस माइनस का x। अब देखिएगा ये log का फॉर्मूला ही रखा हुआ, log 1 - x, log 1 - x, log 1 - x का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे log 1 - x के दोनों फॉर्मूले देख लेंगे, बहुत ही चूंकि इंपॉर्टेंट है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखिएगा हमें याद रखना है कि log 1 + x का पहले देखते हैं। 1 + x का क्या होता है, x माइनस का x² बाई 2 प्लस
एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। और log 1 माइनस एक्स क्या होता है, इसमें सारे टर्म निगेटिव होते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना, ये इनफाइनाइट तक होता है। चलेगा, ये हमें याद रखना, दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने इस फॉर्मूले को लगाया नीचे वाले को, देखो ये log 1 माइनस एक्स है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार और रिपीट हो चुका है, तो एक्स बाई 1 बाई एक्स प्लस log 1 बाई एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस प्रश्न में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, इसके बाद 78 देखिएगा। 78 हमसे कह रहा है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर एबेलियन ग्रुप। ये कह रहे हैं कि सभी साइक्लिक ग्रुप जो होते हैं वो एबेलियन ग्रुप होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है ना, सभी साइक्लिक स्टेटमेंट ही है, ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर एबेलियन ग्रुप। सेकंड कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी क्या है, करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हो गए, दोनों करेक्ट कहां पे हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, ए एंड बी आर बोथ ट्रू, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 79, क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे ये कह रहा है कि एक एफएक्स दिया गया है, कह रहा है इफ एफएक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम पहले एफएक्स को थोड़ी सी एफएक्स पे बातचीत कर लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा एफएक्स इज इक्वल टू, ऊपर वाले को हम फैक्टर कर लें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का एक्स, है ना, यानी कि ये हो जाएगा एक्स माइनस 2, एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस का 1, है ना, माइनस का 1, 3x हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स, अगर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 काट देंगे, जो हमारा एफ एक्स आ जाएगा वो एक्स माइनस 1 बाई का एक्स आ जाएगा। अच्छा, कह रहा है डज नॉट इक्वल टू इज डिफाइंड एंड द फंक्शन एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। अगर कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 2 पर या एक्स इक्वल टू ए पर, है ना, अगर कोई भी फंक्शन इस पे एक्स इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है तो एक्स इक्वल टू ए पर उस फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन के लिमिट एक्स इक्वल टू 2 की लिमिट की जो वैल्यू होगी, है ना, उस फंक्शन की, वो दोनों क्या होंगे, ये 2 है क्या, ए है ना, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ये अगर ऐसा है, कंटिन्यूअस की कंडीशन होती है ना, अगर एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू और एक्स इक्वल टू पे लिमिट की वैल्यू, उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो ये माना जाता है, ये कहा जाता है कंटिन्यूअस। हम देखते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 की बात हो रही है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि f2 इक्वल टू होना चाहिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx हमारे पास है, कितना दिया गया है, x माइनस 1 बाई एक्स, हमने इसे सॉल्व कर लिया था ना, जो भी कॉमन था उसे हमने काट दिया। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2, कितना हो जाएगा 1 बाई 2, तो f2 का वैल्यू कितना हो गया, डी हो गया। प्रश्न में कुछ था नहीं, बस हमें सिर्फ इतना याद रखना, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू और x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की लिमिट की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इतना याद रखना है, अपने आप निकल जाएगा, बी ऑप्शन 79 में करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे 78। देखिए 78 भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे समझना है हमें पहले। चलिए थोड़ी सी जगह कम हो रही देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 है ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बेहतरीन। इससे पहले यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा इन्हें। देखिए अगर किसी भी फंक्शन में उसका LHL, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बाईं सीमा इक्वल टू है किसके, RHL के, और वो इक्वल नहीं है किसके, उस पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये होता है डिसकंटिन्यूअस। ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx, यानी कि x इक्वल टू a पे उस फंक्शन की लिमिट बराबर नहीं है x इक्वल टू a पे फंक्शन के, फंक्शन में अगर x इक्वल टू a रख दिया जाए के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में इसे हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना, यानी कि रिमूव किया जा सकता है, डिसकंटिन्यूटी, है ना, डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट हम ये देखते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास LHL डज नॉट इक्वल टू है किसके, RHL, इसका मतलब क्या है
जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, फर्स्ट काइंड की है ना। क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये क्या है, फर्स्ट काइंड है ना, यानी कि प्रथम प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे। चौथा पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू, यानी कि LHL कह सकते हैं ना, इसे क्या कह सकते हैं, LHL कह सकते हैं, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो, ये एग्जिस्ट ना करे, या लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव fx है ना, यानी कि RHL भी एग्जिस्ट ना करे, या फिर दोनों एग्जिस्ट ना करे। इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, जो डिसकंटिन्यूटी है, जो भी डिसकंटिन्यूटी है, इस सिचुएशन में क्या, कि LHL है ना, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx या लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये दोनों एग्जिस्ट ना करें, या केवल ये ना करे, LHL ना करे, या RHL ना करे, या फिर दोनों ना करें, एग्जिस्ट ना हो दोनों, तो इस कंडीशन में क्या होती है, ये डिसकंटिन्यूटी सेकंड टाइप की होती है। कैसी होती है, सेकंड टाइप ऑफ सेकंड टाइप है ना, ये होती है हमारी सेकंड काइंड, सेकंड काइंड, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड थी और वो सेकंड काइंड थी। देखते हैं अब इस फंक्शन में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। और फंक्शन में दिया गया है LHL RHL दोनों के लिए है ना, फंक्शन ये मॉडुलस में दिया गया है, हम थोड़ा सा इसे डिफाइन कर लेते हैं। देखिएगा नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, -x और +x है ना, जैसे कि हमारा x क्या होगा, x अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का x/x हो जाएगा, और अगर क्या है x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा x/x है ना, ये यानी कि -1 हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, +1। तो अगर हम इसकी LHL निकालना चाहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो -1 आ जाएगा, और RHL कितनी आ जाएगी, ये +1 हो जाएगी है ना। लिमिट कितनी हो जाएगी, LHL कितनी हो जाएगी, -1, RHL कितनी हो जाएगी, +1। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन आ गई वो आ गया कि LHL जो RHL है, यानी कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अगर दोनों इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब क्या है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि फर्स्ट काइंड कौन सी, ये वाली कंडीशन, तीसरी वाली कौन सी टाइप की है, फर्स्ट काइंड है, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे कौन सी है, फर्स्ट काइंड की है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अच्छा प्रश्न है ये, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कॉट और कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। देखिएगा कोसेक को अगर हम बदल दें तो हमें पता है कि कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x, तो इसे पलट दीजिए, ये कितना हो जाएगा कॉट, और ये साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा, पलट जाएगा, प्लस ये हमारा tan इनवर्स 2/3 लिखा हुआ है ना। चलिए इसके बाद देखो साइन में अगर हम इसमें ट्रायंगल बनाना चाहें तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5, ये कितना निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 4 है ना। अब अगर हम यहाँ से tan इनवर्स निकालना चाहते तो कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 3/4 आ जाएगा है ना। हम tan में इसे बदल लेते हैं, क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉट है, इसे हटाना है, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा भाई, लंब बटे आधार 3/4 प्लस, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब देखिएगा यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, ये है कॉट, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे tan इनवर्स a प्लस b है ना, b to प्लस है ना, प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा, दोनों को प्लस करेंगे 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई दोनों का इंटू होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी, तो 1 माइनस ए बी मतलब 3/4 गुणे में 2/3, 3 से 3 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, 1/2 नीचे बचा, ऊपर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि अगर हम एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस और 3 है ना, 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट एलसीएम लेते हैं,
3/4 ही तो है, ठीक है 3/4 और ये हाँ गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है या 3 है, ठीक है चलेगा। कॉट और ये है tan इनवर्स और ये हो जाएगा देखो 3 त्रिक 9 और 8, 9 8 17/12 है ना, ऊपर कितना हो जाएगा 17/12 और नीचे कितना है 1/2, 2 से इसे काट दीजिए 6 बचेगा 17/6। अब देखो tan तभी हटेगा ये वाला tan जब इसको कॉट में कन्वर्ट कर लिया, तो इसे इनवर्स में बना, कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/6 था तो 6/17 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉट और कॉट इनवर्स हटाए नहीं जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इनवर्स अगर एक साथ आते हैं तो दोनों नेग्लेक्ट हो जाते हैं ना। कितना आ जाएगा 6/17। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है 82 पे जाइएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 82 के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो जान लीजिए, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है और आपके काम भी आएगा। इस त्रिभुज में ना बातें दो की गई है, ज्यादातर इसमें समबाहु त्रिभुज होने की कंडीशन, समकोण त्रिभुज होने की कंडीशन रहती है कि यही होगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में हम एक बात याद रखें, R1 और R2, R1 बराबर याद रखना हमें 2R2 बराबर में याद रखना 3R3, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखेंगे, ये है हमारा A और ये इसके नीचे रखो B, इसके नीचे रखो C, ये नहीं है मतलब यहाँ की वैल्यू 3 करो, फिर एक बढ़ा दो, B की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये बढ़ा दो 5 हो जाएगी। मतलब ये ABC की हम वैल्यू ले रहे हैं, R1 R2 और R3 की वैल्यू आपके सामने है, हमें क्या करना है बस निकाल लेना है ना। R1 R2 R3 की वैल्यू क्या करना है, निकालना है सिंप्लीफाई करके। और इसके बाद देखो त्रिभुज क्या ले लिया हमने, एक समकोण त्रिभुज लिया है, अगर सेटिस्फाइड करेंगे यानी कि ये दोनों कंडीशन अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा तो समबाहु समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, वरना नहीं होगा। यानी राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, जब ये R1 = R + R2 + R3 आ जाए। अगर होगी तो संभावना है तो इसके साथ हो जाएंगी, नहीं होगी तो फिर कोई बात नहीं, अगला ट्राई करेंगे, फिर वैल्यू उनकी पूरी रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा भयंकर हो जाएगा अगर हम इसमें करते हैं। तो हमने क्या किया, आपको याद रखना है R1 = 2R2 = 3R3 है ना, ये तीनों इक्वल बात याद कर लिया। R3 के नीचे C रखना है, R2 के नीचे B रखना है, R1 के नीचे A रखना है। R3 कितना, इसे C ले लिया, C = 3 ले लेना। देखो ये 3 है यहाँ पे, ये 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लेना है। 3 के बाद फिर इससे एक ज्यादा 4 1 5। अब आपको पता है कि 3 4 और 5 ये कैसी है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, देखिएगा चाहे तो भाई, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है ना। वर्ग करो 25 हो जाएगा, 25 बराबर कितना हो जाएगा 16 + 9, यानी कि 25 + 25 मतलब 25 = 25। कैसा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल है, अब कोई दिक्कत नहीं, आप समझना। अच्छा इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 4 × 3 कितना आ जाएगा, 4 × 12/2 6 आ जाएगा। अच्छा अब इसे R1 को भी सॉल्व करो, R1 = दिया गया है R1 R2 R3 की आप सेपरेट वैल्यू निकालिए, ठीक है। R = 3R3। एक काम करते हैं, सभी में हम इन दोनों के 2 और 3 कैल्शियम से भाग दे देते हैं, 6 से भाग इसमें भी दे दें, इसमें भी दे दें और इसमें भी दे दें, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि R1 की प्रोपोर्शनल वैल्यू 6 आ गई, इक्वल टू R2 की प्रोपोर्शनल वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, और R3 की प्रोपोर्शनल वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यानी कि अब हम मान के चल रहे हैं कि R1 का वैल्यू 6 है, R2 का वैल्यू कितना है 3 है और R3 का वैल्यू कितना है 2। तो अगली बार से आपको ये याद रखना है ना, ये याद रखना है, अगली बार आपको लिखना ना पड़े। R1 बराबर कितना रहेगा 6 रहेगा, R2 बराबर 1-2 क्वेश्चन आते हैं, हम डिस्कस भी करेंगे उस टाइप के और 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। और R3 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ से हमने एरिया निकाल लिया है, यानी कि इस त्रिभुज का जो डेल्टा आया है वो कितना आ गया 6 आ गया है ना, डेल्टा कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा हमें स्मॉल r भी चाहिए। अब आपको पता है कि स्मॉल r बराबर होता है डेल्टा अपॉन s। s क्या होता है अर्ध परिमाप है ना, 5 4 9 9 3 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 है ना, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई 6 है ना, 6/6 है ना। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से 6 काट दीजिए 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये स्मॉल r कितना हो गया 1 हो गया। अब हम यहाँ पे रख के देखते हैं, अगर ये R1 बराबर R + R2 + R3 होगा तो फिर मामला सेट हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में जाएंगे, वरना फिर विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए। R1 = दिया गया R + R2 + R3, R1 का वैल्यू आपके सामने है कितना 6 है, रख दीजिए, इक्वल टू R का वैल्यू कितना आया 1 आया है, प्लस
R2 का वैल्यू कितना आया 3 आया, R3 का वैल्यू कितना आया 2 आया, 6 इक्वल टू 1 और 3 4 और ये 6 दोनों 6 आ गए हैं। तो इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज में ही बातचीत चल रही थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे 82 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है, R1 का वैल्यू याद रखना है, R2 का वैल्यू R1 बराबर 6, R2 बराबर 3 और R3 बराबर है 2 और उसके बाद जो R आया R n आया है और जो डेल्टा की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, है ना। देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए इसी टाइप के में से क्वेश्चन और आ जाए। क्वेश्चन ये दे दिया जाए आपको, क्वेश्चन दे दिया गया कि मान लीजिए कोई त्रिभुज एबीसी है ना, कोई त्रिभुज एबीसी है इन ट्राइंगल एबीसी। किसी त्रिभुज एबीसी में हमें दे दिया गया 1 माइनस R1 बटा में R2, 1 माइनस R1 बटा में R2 इंटू 1 माइनस R1 बाई R3 इज इक्वल टू 2 दे दिया गया। फिर इसके बाद हमसे कहा गया कि जो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज मींस राइट एंगल ट्राइंगल है या इक्विलेटरल है ना। क्या कहा गया, कह दिया गया कि ये इक्विलेटरल है या राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं मुझे क्या करना है, मैं चेक करूंगा कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल वाली कंडीशन चेक कर लूंगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वैल्यू रखेंगे उसकी, है ना। देखते हैं यहाँ पे राइट एंगल R1 R2 R3 ये वाला कंडीशन आप ये वाला उठा लो, ये उठा लो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, जो जो आपने वैल्यू अभी निकाली थी ना वो रखो। 1 माइनस R1, R1 का वैल्यू कितना निकाला है आपने, R1 इक्वल टू अभी आपने निकाला है, R1 बराबर आया था 6, R2 बराबर 3, R3 बराबर 2 और R बराबर आया था 1, डेल्टा बराबर 6, है ना, याद रखना इसे। 1 माइनस R1 R2, R1 बटे R2 तो 6 बटे 3, है ना, R1 बटे R2, 1 माइनस R1 6 बटे R3 का वैल्यू है 2। देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 दुनाई 6 2, ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, 1 माइनस 2 ये माइनस का 1, गुणा करना है 3, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसे सेटिस्फाइड कर रहा है ना, सेटिस्फाइड कर रहा है, देखो LHS RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब कैसा होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज एबीसी जो है वो कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। चलिएगा एक क्वेश्चन और देखेंगे इस टाइप का, है ना, फिर हम चलेंगे आगे, है ना। आपकी बेसब्री का आपको इंतजार होगा, बेसब्री से अगर आगे बढ़ा जाए, है ना। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देख लीजिए बस, इसके बाद चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट ही दे दिया, देखो यदि दे दिया R1 बराबर दे दिया 2R2 इक्वल टू 3R3, है ना, देन विच इज फॉलोइंग इज टू, है ना, फॉलोइंग इज टू, कौन सा फॉलो करेगा देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन मान लीजिए दे दिया इसने 2A इज इक्वल टू B प्लस C, दूसरा ऑप्शन इसने मान लीजिए दे दिया A प्लस C बराबर 2B, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए इसने दे दिया कि A प्लस B माइनस 2C इज इक्वल टू 0, चौथा ऑप्शन दे दिया D ऑप्शन इसने दे दिया नन, इनमें से कोई नहीं। अच्छा सब कुछ हमारे पास क्लियर है, R1 R2 R3 है ना, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, सारी दिखने लगी वैल्यू से ना। अब देखिए हमें क्या करना है, सारी चीजें हैं हमारे पास, R1 R2 R3 से हमने वैल्यू निकाल रखी पहले से, और ABC की वैल्यू हमने देखो लेट की थी, है ना। C कितना लिया था हमने, C बराबर हमने 3 लिया था, C के बाद B था, B आ गया था 4, और भुजा जो A थी, A को हमने लिया था 5, है ना। रख के यहाँ पे देखते हैं, अगर सेटिस्फाइड करेगा तो ठीक है, नहीं दूसरे अब पहले ऑप्शन के पास चलेंगे। 2 गुणे 5 बराबर B प्लस C, 4 प्लस 3 ना, पहला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, यानी कि मतलब पहला नहीं हो सकता। दूसरा A प्लस C, A कितना है, A का वैल्यू है 5 प्लस C का वैल्यू कितना है भाई, C का वैल्यू है 3 बराबर 2 गुणे B का वैल्यू कितना 4, 5 3 8 बराबर, देखो दूसरे वाले में रख रहे हैं, है ना, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, अगला वाला नहीं करेगा, समझ गए ना, B ऑप्शन। तो इस तरह से हमें इन चीजों का यूज करना है, जो ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया, इस टाइप के क्वेश्चन भटक जाते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि अगर साइन थीटा की जगह पे 1/√2 रख दिया जाए और इसकी जगह पे भी 1/√2 रख दिया जाए तो 1/2 आ जाएगा दोनों को गुणा करने पे,
और ये 1/√2 कब आएगा, जब इसमें साइन थीटा, थीटा की जगह पे 45 डिग्री रखा जाए। रख दीजिए भाई, दोनों मेथड बताऊंगा मैं आपको, दोनों मेथड बताऊंगा। थीटा इक्वल टू यहाँ पे π/4 रख दीजिए, 45 डिग्री रख दीजिए, तो देखो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 इंटू कॉस 45, 1/√2 गुणे 1/√2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी मतलब यहाँ रख ही दीजिए आप, ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब यहाँ पे 45 रखेंगे, थीटा की जगह पे 45 रख दीजिए भाई, साइन इसे स्क्वायर में बना लो और ये लिखो π/4, इसकी पावर में 3 कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। थीटा की जगह पे रखना है π/4 यानी कि 45, थीटा की जगह पे रखना है π/4 की पावर में 3, वही लिखा हुआ 6 ही लिखा हुआ है ना, कॉस है, ठीक है। कॉस 45 का मान 1/√2 स्क्वायर लगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का क्यूब प्लस, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 बनेगा और वो क्यूब बन जाएगा। ये आ गया 1/8 प्लस 1/8 2/8 और ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। एक तो ये मेथड था, दूसरा एक मेथड आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे, देखिएगा। कभी भी अगर हमसे ये पूछा जाए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होगा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है ना। 10th में हमने इसे हल किया है, वहां पे हल नहीं करेंगे, हमें याद रखना है इसे ना, जहां पे काम आएगा रगड़ देंगे, तुरंत निकाल देंगे उसे। और ये जो है ये इक्वल हो जाएगा पावर 6 थीटा इक्वल टू, ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ना, वो आगे लिख लेना, ठीक है। 1 माइनस 3, अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 गुणे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, कितना है 1/2, इसकी जगह पे 1/2 रखो, स्क्वायर होगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3/4 तो कितना आ जाएगा भाई, ये 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, अच्छे तरीके से याद रखनी है ना, काम आएंगे आपके। ये वाली एक तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व भी कर सकते हो आप भी और हम भी, लेकिन हमें इसे याद रखना है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, चलेगा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 का रिप्लाई दीजिएगा आप, क्या आएगी इसकी वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, आपसे एक बात जरूर मुझे कहनी है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है ना, ओमेगा इकाई का घनमूल है, जो ये ओमेगा है वो क्या है, इकाई का घनमूल है, यानी कहने का मतलब ये है कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 है ना। अच्छा, ओमेगा क्यूब बराबर 1 है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0। चलिएगा, इस प्रश्न का हमें जवाब देना है कि ये किसके इक्वल होगा, निकालते हैं। 3 प्लस ओमेगा दिया गया है, हम स्क्वायर बाद में लेंगे, पहले इसे उठा ले रहे हैं। 3 ओमेगा स्क्वायर लिखा है इसमें, है ना, चलिए समझते हैं इसे। 3 ओमेगा स्क्वायर, अब जहां जहां 3 है तो उन 3 वालों को एक साथ रख दो, कॉमन ले लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस का ओमेगा रख सकते हैं, इससे बिल्कुल रख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है माइनस का ओमेगा, रख दीजिए भाई, ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा प्लस ओमेगा, माइनस का 3 ओमेगा प्लस का ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा, यानी कि इस ब्रैकेट को हल करने पे कितना आया माइनस का 2 ओमेगा, तो माइनस का 2 ओमेगा की घात कितना है 6 लगा दीजिए, है ना, घात 6 है तो इसके घात में 6 लगा दीजिए, पहले से था ना उसमें 6 दिया गया था, ये लो यहाँ पे हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, 6 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 32 होता है, माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि पावर में सम संख्या है, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, और ओमेगा की घात 6 है, ओमेगा की घात 3 की घात 2, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, कितना आ गया 64 आ जाएगा, 64। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, याद रखना है इसे। एक पॉइंट यहाँ पे हमें ये याद रखना है
एक तो जैसे जब भी आपसे कहा जाएगा कि ओमेगा क्यूब बराबर 1, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और यहाँ पे जब हम इनको इससे सॉल्व करेंगे, है ना, तो हमारे पास दो रूट और निकल के आएंगे। एक तो पहले बात तो 1 हो गया, दूसरा एक जो रूट निकल के आएगा वो आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस आई √3, चलो प्लस वाला पहले ले लो, √3 i/2, है ना। एक तो ये हो जाएगा, और एक जो रूट निकल के आएगा, मान लो ये निकल के आया हमारा ओमेगा, है ना, ये ओमेगा निकल के आया, दूसरा जो निकल के आया ओमेगा स्क्वायर निकल के आया, वो आ जाएगा माइनस का 1 माइनस i√3/2। अब देखिएगा इसमें जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो दोनों एक दूसरे के वर्ग होते हैं, है ना। यानी कि अगर इसका वर्ग कर दिया जाए, इस वाले ओमेगा का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये वाला आ जाएगा, और इसका अगर वर्ग कर दिया जाए तो ये वाला आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से प्राप्त किया जा सकता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा आएगा, ऐसा करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। चलिएगा आगे चलेगा। यहाँ पे प्रश्न में ये कहा गया है, वृत्त का समीकरण हमें दिया गया है और कहा गया है कि x² + y² + 2x + 4y - 3 का व्यास जो है AB है ना। ये एक व्यास इसका कह रहा है AB है ना, बड़ा सा है ना, बना देंगे जैसा भी, ठीक है। इसका कह रहा है व्यास जो है AB, ठीक है, व्यास समझ लेना, सेंटर से होके जा रहा है ना, ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये AB व्यास है, AB व्यास है, जिसमें हमसे कहा गया है जो A के निर्देशांक है, सिरे A के निर्देशांक जो दिए गए 1,0 दिए गए हैं, B के हमसे पूछा गया है, हम x, y मान लेंगे आराम से। अच्छा, अगला वाला जो बिंदु होगा ये इसका केंद्र होगा, और इस केंद्र के निर्देशांक यहाँ से निकाले जा सकते हैं ना, इस केंद्र के निर्देशांक हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा भाई, कंपेयर करो इसकी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से इसकी कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 2gx बराबर 2, सॉरी gx x की लेंगे, है ना, 2g बराबर 2 और g बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। और 2f बराबर कितना हो जाएगा, 2f बराबर हो जाएगा 4 और f बराबर कितना हो जाएगा 2। और सेंटर क्या होता है हमारा, केंद्र क्या होता है इसका, माइनस का g, माइनस का f, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, -g, -f, और जो रेडियस होती है वो होती है √g² + f² - c, ये याद रखना है ना। अब देखिए हम वैल्यू रख लेंगे, ये हो जाएगा -1 और ये -2 रख लेते हैं यहाँ पे, ये मिड पॉइंट होगा। पहली बात तो आपको बता दें, -1 और -2 ये निकल आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ये M पॉइंट है, यानी कि M ले लो या इसे O ले लो, है ना, O वो क्या है, सेंटर है, और व्यास का मिड पॉइंट होता है कौन, सेंटर, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2, मिड पॉइंट के लिए क्या होगा, x1 + y1, x1 x2 बटे 2, है ना, यानी कि 1 + x बटा में 2 बराबर में -1, है ना। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1 + x = -2 और x = कितना आ जाएगा, -3। अच्छा, x = -3 आ गया। अब क्या करेंगे, अगला वाला क्या होता है, y1 + y2 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + y बटा 2 = -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -4 आ जाएगा। यानी कि सेंटर क्या, यानी कि बन क्या जाएगा हमारे पास, ये x का वैल्यू आ गया -3, y का वैल्यू आ गया -4, तो -3 -4, है ना, ये वाला सेंटर आ गया और यही पॉइंट आ गया B। दूसरा एंडिंग पॉइंट यानी कि B पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 देखिएगा, 86 यानी कि 86 में कह रहा है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हुज लेटस रेक्टम, है ना, लेटस रेक्टम मतलब कि नाभिलंब, नाभिलंब क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है इसका, 2b² a इज 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सेस, है ना, माइनर एक्सेस क्या कह रहा है, 2b का हाफ है,
हाफ हो गया, ये लो 2b होता है माइनर एक्सेस यानी कि लघु अक्ष कितना होता है 2b, और इसका हमने हाफ कर दिया, हाफ कह रहा है ये, इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2b स्क्वायर इज इक्वल बटे में, और ये b से b को भी काट दीजिए, एक b कट जाएगा ना, तो 2b बाई a इज इक्वल टू 1, a बराबर आ जाएगा 2b। हमसे प्रश्न में पूछा है कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इसकी उत्केंद्रता क्या होगी, तो उत्केंद्रता के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हमें पता है, ये होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, है ना। अच्छा, एक ही जगह पे क्या रखना है हमें, एक ही जगह पे रखना है, प्रश्न में एक ही जगह पे रखना है हमें 2b, है ना, 2b रख दीजिए भाई, यहाँ पे हमने 2b रख दिया, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 4 बचेगा गुणा में और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1/4 बराबर कितना आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4, ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3/4, ई बराबर कितना आ जाएगा √3/2, √3/2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, इसके बाद 87 देखिएगा, कह रहा है यदि समीकरण में दिया गया, कह रहा है एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं दोनों। चलिएगा, हमें इसकी कंपेयर करना है, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का 6x स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लें तो 6x स्क्वायर, चाहे तो डायरेक्ट कर दें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप तो क्या करना है डायरेक्ट ही करो, चलो कोई दिक्कत। देखिएगा इसमें क्या होता है, ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होता है हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का समीकरण, है ना, पेयर दिखाता है। चलिए हमें क्या करना है, यहाँ से कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू है माइनस का 6 और b का वैल्यू है 1 और 2h बराबर हो जाएगा x के कोफिशिएंट का कंपेयर करो माइनस का 1, h बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2, है ना, h बराबर हो जाएगा माइनस 1/2, और इस दौरान जो हमारा tan थीटा होता है वो होता है 2√h स्क्वायर माइनस का ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, है ना, दोनों के बीच का कोण होता है, दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का कोण होता है ये, है ना। एंगल रखेंगे, ये हो जाएगा 2√h स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/4 माइनस a इंटू बी, है ना, ये कितना हो जाएगा भाई a इंटू बी, माइनस का 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस का 6 प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा देखो 1/1/4, 6 चौक 24, 1 25/4 यानी कि 5/2, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, है ना, ये कितना हो जाएगा माइनस का a प्लस बी, कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस का 5 बच रहा है, कोई बात नहीं, काटेंगे, ये काटेंगे, ये माइनस का 1 बचेगा, यानी कि यहाँ से हमारा थीटा कितना आ रहा है 135 आ रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, 135 ऑप्शन में नहीं है ना, 135 ऑप्शन में नहीं है, 180 आ रहा, जब भी 135 आ रहा हो तो हम 180 से घटा के भी कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे पास रास्ता और है, अगर हम इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते, है ना, माइनस कॉमन ले लेते, देखिए ऑप्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी चलेगा। तो ये कितना हो जाता, प्लस का हो जाता 6x स्क्वायर, और ये प्लस की हो जाती है हमारे पास xy, और माइनस का हो जाता y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते, a का वैल्यू प्लस का 6 आता और b का वैल्यू माइनस का 1 आता और c का वैल्यू जो आता वो प्लस का 1/2 आता, है ना। फिर कितना हो जाता है, ये 1/2 1/4 ही रहता, और ये प्लस का हमारे पास 6 रहता, और ये माइनस का क्या रहता 1 रहता, है ना। फिर कैलकुलेट होता है, प्लस का आ जाता और ये प्लस का 1 आ जाता, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाता, ये 1 बन जाता, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता, tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं ना, 180 से घटा के आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि π/4 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही था, 180 घटा के हम 135 घटा देते 45 आंसर आ जाता है, या फिर आप डायरेक्ट क्या करो कॉमन ले लो, है ना, उसमें कोई त्रुटि वाली बात नहीं है। चलेगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि इन द कोनिक L/R इज इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट ऑफ द एनी फोकल कॉर्ड, जो फोकल कॉर्ड होती है, फेमस क्वेश्चन है ये, 2/L होती है ना, इसे लर्न रखेंगे। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, 89। क्वेश्चन नंबर 89 में बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है,
अगर आप इसमें लग गए तो अपना टाइम निकाल दोगे। देखिए प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, जो भी नाम दे दें हमें, ए बी सी दे दिया, इसकी जो साइड्स हैं उनके जो मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, इनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 5/2 और 3,3 और इसके दिए गए हैं 2,2 और हमसे पूछे गए इसके केंद्रक के निर्देशांक, है ना। हमारा फर्ज तो ये बनता है कि हम त्रिभुज एबीसी के अगर केंद्रक निकालते हैं तो हम पहले ए पाएं, फिर बी पाएं, फिर सी पाएं, ये निकालें और हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन प्रश्न दिया है चूंकि, तो वो हमसे कुछ जानना चाहता है, क्या हम सच में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रखे हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी अगर मिड पॉइंट के साथ हमें मिड पॉइंट दिए गए हों और उस ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की भुजाओं के मिड पॉइंट दिए गए हों और हमसे पूछे जाए उसके केंद्रक के निर्देशांक, तो एक पॉइंट हमें याद रखना है कि किसी त्रिभुज, है ना, किसी त्रिभुज का केंद्रक, किसी त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्राइड वही है, क्या होता है, वही है जो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का होता है। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का होता है ना, ये पॉइंट याद रखना है। यानी कि किसी त्रिभुज का केंद्रक वही होता है जो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, इनके मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इनकी जो मध्य बिंदुओं का, भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना है इसका केंद्रक और इस त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का केंद्रक दोनों सेम होंगे अगर ये तीनों मिड पॉइंट है तो। और क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया है तो हमें बस डायरेक्ट इन्हीं का निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा, केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, सेंट्रॉइड हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। जब हमें पता है ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब हमें पता है कि जो इस छोटे वाले त्रिभुज का केंद्रक होगा वही बड़े वाले त्रिभुज का केंद्रक होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है बड़े वाले त्रिभुज की साइड्स के, है ना। चलिएगा तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, x1 ये 2 है और ये 3 है, 3 2 5 5 10, 10/3 कॉमा, और y वाले जोड़ दो, 2 2 4 4 3 7, 7/3, 10/3, 7/3, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ऐसा ना हो कि आप ए बी सी निकालने लगो, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकल भी जाएंगे मिड पॉइंट से, लेकिन टाइम लग जाएगा ना, टाइम ही तो बचाना है हमें। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 7, है ना। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 7 दिया गया है, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। और लास्ट टर्म दिया गया है l इज इक्वल टू दिया गया 448 और इसके बाद हमें दिया गया है s, है ना। इन सभी का जो भी जितने भी सम है इसमें, जिनका भी टर्म है उनका योग दिया गया कितना, 889। अच्छा अब हमें क्या करना है, काम करना है, यहाँ पे निकालना है इस श्रेणी का कॉमन रेशियो, यानी कि हमें r फाइंड करना है कि r क्या होगा। एक काम करते हैं, पहले l बराबर लगा लेते हैं फॉर्मूला। l बराबर क्या होता है, a की पावर a इंटू r की पावर में n-1। ये कितना दिया गया है, 448 इज इक्वल टू a है 7, r की पावर n-1 हो गया। इसे काट दीजिए, 7×42 और कितना बचा यहाँ पे, 42/2 7 28, यानी कि 64 बच गया। 64 इज इक्वल टू दे दिया गया r की पावर n-1, एक का r नीचे आ जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो r की पावर n बराबर आ जाएगा 64r, है ना। ये 64r आ गया, कोई बात नहीं। अब आ जाइए इसके साथ, s के साथ आ जाइए, ये कितना हो जाएगा, ये होता है योग कितना हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा s इज इक्वल टू होता है a इंटू r की पावर n-1 बटे r-1, है ना। a कितना दिया गया है, a दिया गया है हमें 7 और ये r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई है r-1, काट देंगे, 7×7 और ये हो जाएगा 7×7, कितना बचा यहाँ पे 1, फिर हो गया 18, 7 दूनी 14 और 4 7 7 49, है ना, 127 हो गया। अच्छा ये हो गया 127, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे r-1 यहाँ आ जाएगा
आर की पावर एन माइनस वन यहाँ पे आएगा, आर की पावर एन की जगह पे आप क्या रख सकते हो 64 आर, ये यहाँ से 64 आर और माइनस का 1, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127 आर माइनस का 127 बराबर में कितना हो जाएगा 64 आर माइनस 1। 127 को इसके साथ ले जाओ, इसके साथ ले जाओगे और फिर 127 माइनस 64 करोगे तो ये 63 आर आ जाएगा। 63 आर बराबर आ जाएगा 127, इधर माइनस का 127 है उधर जाएगा उसके साथ तो 126 हो जाएगा, इधर प्लस का 127 और माइनस का 1 हो जाएगा तो 126 हो जाएगा। 126 आर बराबर कितना हो जाएगा भाई 126 बटा में 63, अगर नाम 63 दूनी 126, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 मिस हो गया है, चलिएगा मैं लिख देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 91 में ये दिया गया है हमको, क्वेश्चन नंबर 91 जो था वो दिया गया था, आई हमें दी गई है कि 0 से π/2 है ना, एक इंटीग्रेशन का सवाल है ये, और ये दिया गया sin x बटे sin x प्लस cos x है ना dx। इसकी वैल्यू निकालनी क्या आएगी है ना, पहला ऑप्शन मान लीजिए बना दिया π/4, दूसरा ऑप्शन बना दिया π/2, तीसरा ऑप्शन बना दिया π/3, चौथा बना दिया नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा देखो ये आई इज इक्वल टू है ना, एक हमने प्रोगुल पढ़ रखा है ना, प्रोगुल पढ़ रखा है। वैसे तो इसका क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए और आपको रटा भी होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर होगा इसका। चलेगा, हमें एक प्रोगुल पता होना चाहिए, लिमिट 0 टू a f x dx इज इक्वल टू होता है 0 टू a इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a f a माइनस एक्स dx है ना। इसे यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे π/2 माइनस एक्स रख देना है। अच्छा, पहला तो इक्वेशन इसे हम 1 इसे ही मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू, हमें क्या करना है जहाँ x है वहां पे a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स रख देना है, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये साइन 90 माइनस एक्स ये कॉस बन जाएगा है ना, कॉस एक्स, और ये क्या बन जाएगा साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये साइन एक्स बन जाएगा, कुल मिला के नीचे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या उसे यही लिखा रहने दें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। समझ में आ चुका होगा, दोनों को ऐड करेंगे 2i बराबर आ जाएगा 0 से π/2, बहुत फेमस क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा हल्के में ले रहे हैं इसे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एलसीएम करेंगे जुड़ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 1, 0 से π/2 1 dx। अच्छा, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का कितना हो जाता है x हो जाएगा, और ये हो जाएगा π/2 0, 2i बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे π/2 माइनस 0, i बराबर कितना हो जाएगा π/4, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 92, क्वेश्चन नंबर 92 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस इसे करने की जरूरत है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि x प्लस 2y क्यूब, देखिए इसके दो तरीके हैं, एक तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल किया, दूसरा इनके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको डिफरेंशिएट करके देख लिया जाए, जो सेट हो जाए वही इसका आंसर हो जाए। तो हम इसे कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है dy dx, d dx ऑफ y x प्लस 2y ये लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं है ना। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा dy dx इक्वल टू आ जाएगा y बाई x प्लस 2y क्यूब। हम चाहते हैं अभी यहाँ पे कुछ संभावनाएं नहीं बन रही, तो हम इसे dx dy लिख देते हैं, तो हो जाएगा dx dy, यानी कि dy ऑफ x इक्वल टू, ये भी पलट दो x प्लस 2y क्यूब बटे, इसके बटे y आ जाएगा, इसके बटे 2y आ जाएगा, इसका एक y कट जाएगा है ना, तो ये हो गया हमारे पास dx और ये dy माइनस का 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर है ना, 2y स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना हमें dx dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p की जगह पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 बाई वाई है ना। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो,
ई की पावर कितना हो जाएगा पी डी वाई, पी की वैल्यू कितनी माइनस का 1 बाई वाई है ना डी वाई, पी डी वाई हो गया। अच्छा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई वाई, लॉग का बनेगा माइनस बाहर रहेगा, यानी कि ई की पावर में हो जाएगा माइनस का लॉग वाई है ना, माइनस का लॉग वाई, तो ये हो जाएगा ई की पावर में लॉग ई वाई की पावर माइनस 1। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वाई की पावर माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, ये 1/वाई आ गया। अब देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इस फॉर्मेट का जो सोल्यूशन होता है वो हो जाएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और ये डी वाई प्लस का सी। अच्छा ये x है और ये कितना आ गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये y आ गया है 1 बाई वाई, और ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है ये यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना आया था भाई 2y है ना, 2y स्क्वायर कितना 2y स्क्वायर, काट दीजिए इसे, एक y कट जाएगा और यहाँ पे है dy प्लस का है c, तो ये हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2y बचा है, इंटीग्रेशन करेंगे तो y का कितना आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 2 काट है ना, प्लस से जैसे काट दीजिए चलेगा। अब ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे x बट्टा y बराबर आ जाएगा, ये हो गया हमारा y स्क्वायर प्लस c, y को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा y क्यूब प्लस cy है ना, y क्यूब x इज इक्वल टू कितना y क्यूब प्लस cy, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 92 में ऑप्शन सही हो जाएगा बी है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना, देखते हैं। यहाँ पे मैं दिया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, देखते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई 1 प्लस 3x dy माइनस 1 माइनस 3y dx इज इक्वल टू 0। इसे पहले हम सेपरेट करते हैं, x वाले टर्म dy की तरफ, dx की तरफ, x वाले टर्म dx की तरफ और y वाले टर्म dy की तरफ रख लेते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 3x है ना, कमेंट करके थोड़ा सा मुझे बताते रहें कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या आ रही है, माइनस में दिया उधर प्लस में जाएगा, 1 माइनस का 3y, जो भी आपको बताया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, क्या वो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी बताएं है ना, इज इक्वल टू, लेकिन जरूर बताया करें dx बटे हो जाएगा 1 प्लस 3x। हम क्या करें बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा log और 1 माइनस का 3y, और ये जो y के साथ जो कोफिशिएंट है माइनस का 3 ये डिवाइड में आ जाएगा है ना। अगर ये डिफरेंशिएशन में होता है तो इनटू में जाता है, और अगर कोफिशिएंट होगा इंटीग्रेशन में तो डिवाइड में चला जाता है, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी बन जाएगा log, अरे 1 बाई एक्स बन जाएगा, 1 बाई टी अगर टी मानोगे तो ये 1 बाई 3 नीचे चला जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा log 1 प्लस 3x बाई 3, और एक कांस्टेंट हम जोड़ देंगे यहाँ पे c, जोड़ दिया हमने। अच्छा प्रश्न ये कह रहा है कि जब x की जगह पे 1 रखा जा रहा है तो y का मान कितना है 0, तो एक काम करते हैं ये निकाल लेते हैं क्या, यानी कि कहने का मतलब ये अगर x की जगह पे 1 रखा जा रहा है तो y का मान कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो रख लो x बराबर 1 y बराबर 0, y बराबर 0 रखोगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे ज्यादा हमें रचना नहीं है ना, तो दिक्कत करेगा, ठीक है, ये वाला टर्म कितना हो गया 0, हम c का मान निकालने के लिए कर रहे हैं इक्वल टू, और यहाँ पे x का मान कितना रखना 1, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा log 4, कितना हो जाएगा, अरे 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 रखोगे तो log 4 हो जाएगा, log 4 बाई 3 हो जाएगा, यानी कि जो c का मान आ जाएगा वो किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, c का मान यानी कि c इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये प्लस का c है, c इक्वल टू हो जाएगा माइनस का log 4 बाई 3। इसके बाद अब देखिए ऑप्शन, अब हमें c भी मिल चुका है, c मिल चुका है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रख लेना, ये माइनस का है ना, एक काम करते हैं c माइनस का है ना, c को इधर उठा लो, c को उधर ले जाओ, c को ट्रांसफर कर दें और ये वाला टर्म जो है इधर ले आए, c को इधर भेज दें तो c प्लस का भी हो जाएगा है ना, c को हम उठा के ले जा रहे हैं किधर LHS की ओर, तो ये माइनस का 4/3 है ना, प्लस का 4/3 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये वाला टर्म माइनस का है ना,
हम ले जाएंगे इसे RHS में, तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा log में 1 प्लस 3x बटा में 3 और प्लस log 1 माइनस का 3y माइनस का 3y, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक काम करेंगे, 1/3 ले लेंगे कॉमन। अच्छा कॉमन लेंगे तो log 1 प्लस 3x प्लस log 1 माइनस 3x होगा। अच्छा और इधर कितना हो जाएगा भाई, ये log बटा 4/3 यहाँ नहीं है, घटे में 3 है ना, log 4 है वो, तो ठीक है। ये हो जाएगा log 4/3 और इधर कितना हो जाएगा भाई, ये इनटू में आ जाएगा। देखो log m प्लस log n log mn हो जाएगा। log 1 प्लस 3x और 1 माइनस का 3y। अच्छा इस 3 ये 3 कैंसिल हो गई, मामला फिट हो गया। अब देखिएगा यहाँ से log log दोनों तरफ से हटा दो, ये 4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस का 3x और 1 माइनस 3y, है ना। इन्हें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना है। जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो मैं 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये 1 माइनस का 3y हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 9xy। 4 में 1 घटाओगे 3 आएगा, 3 से 3 पूरे से कॉमन ले लेना, तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस का y माइनस का 3xy। यानी कि अब ये बन गया हमारे पास x माइनस वाई माइनस 3xy इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही है, 94 में ऑप्शन सही है सी, है ना। सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। करिएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए इसमें, कोई दिक्कत नहीं। 95 में जाइए, सॉरी और 93 तो हो चुका है पहले से, 94 है 94। अच्छा कौन सा ऑप्शन था ये, पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास, 93 93 था, है ना। सी ऑप्शन था इसमें, 93 दो बार आ चुका, सॉरी। अब देखिएगा यहाँ पे 94 है ना, क्वेश्चन में 94 है। हमसे ये पूछ रहा है कि fx जो दिया गया है cos स्क्वायर x 1 प्लस sin स्क्वायर x, इसमें कुछ सोचे उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसको पहले हम यहाँ पे f पाई बाई 4 रख दें, है ना। f पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ रही, 45 रखना है। जहाँ x है वहां 45 रख दो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 4 बट्टे में 1 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 4। ये कितना हो जाएगा cos 45, तो स्क्वायर लगा हुआ पहली बात, तो वो 1/√2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये भी 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अच्छा इस वाले की वैल्यू 1/3 आ गई। अब आपको डिफ्रेंशिएट करके पाई बाई 4 रखना है ना। तो पहले fx का करो डिफ्रेंशिएशन, f डैश x निकालो, करेंगे हर को बाहर करते हैं, डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को चुपचाप रखेंगे और इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos x और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन की सिचुएशन में माइनस, फिर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x को चुपचाप रखेंगे और इसका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 साइन x cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में है हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 साइन एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक काम करें, दोनों से हम क्या करें 2 साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि साइन 2 थीटा, देखो यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू में, यहाँ भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू में साइन 2 थीटा कॉमन ले लें, साइन 2x हमने ले लिया कॉमन, साइन 2x लिया कॉमन, माइनस का ले लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस निकल गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस इधर वाले में बचा cos स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 112 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू बाई 2, है ना, की पावर में 2। तो ये देखो यहाँ पे ये तो 2 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 2 साइन 2x बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाले थे, कितना आया था भाई, ये आया था 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया 9/4, है ना। अच्छा यहाँ पे x है तो ये 45 रखोगे जब तो 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि ये आ गया हमारे पास माइनस का 2/9/4, है ना, माइनस का 2/9/4। अब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 2 गुणे ये हो जाएगा 4/9, यानी कि माइनस का 8/9, माइनस का 8/9। अब ये देखो यहाँ पे रख देते हैं, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू
फंक्शन ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 माइनस 3 गुड़े एफ डैश, यहाँ पे हमने रखा है एफ डैश पाई बाई 4, तो एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई भाई 8 माइनस का 8/9, देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1/3 माइनस माइनस प्लस करेगा 8/3, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9/3, 3 और 3 9, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहाँ पे है ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे 95 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एक 95 में कुछ चीजें हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें जान लेना है। वेक्टर ज्योमेट्री के अंदर कुछ रिजल्ट हमें याद भी करने हैं, अगर स्पीड लानी है तो हमें याद करना ही होगा, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ, उन्हें आपको याद रखना। ए थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, बड़ी शिकायत आती है, छोटा लिखता हूँ। वेक्टर आप लगा लीजिएगा या लगा दे रहा हूँ, चलो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ना इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी ये माइनस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी, हाँ आगे सी है, ठीक है, ए डॉट बी के बाद ब्रैकेट के आगे सी। चलिए एक बात और याद रखना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये बॉक्स प्रोडक्ट है, बी माइनस सी का वेक्टर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, और वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होती है 0 होती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसके बाद वेक्टर ए प्लस बी, ये याद रखना है, रिजल्ट इन्हें याद रखना है, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसकी वैल्यू होती है 2abc, यहाँ पे सी था और यहाँ पे ए बी सी ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसके बाद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, है ना, इसके जो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो होती है ए बी सी की पावर में 2, है ना। यहाँ पे हमें ये दिया गया है, ये वाला दिया गया है बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कोमा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए कोमा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के जो कब जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है ना, वो ये कहना चाह रहा है बी क्रॉस है ना, सी क्रॉस ए वेक्टर लगा दीजिएगा, ए क्रॉस बी, एग्जाम में भी हम ध्यान नहीं रखते इसका, ए बी सी रिटर्न करते सब ध्यान जाए, तो ये किसके बराबर है, ये हो जाएगा ए बी सी के होल स्क्वायर के बराबर, ये कितना हो जाएगा 2ab सी, ये कैंसिल हो जाएगी एक पावर, कितना हो जाएगा ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू इसी की वैल्यू पूछी गई है ना, कि बॉक्स प्रोडक्ट दिया गया है और इसके बाद दिया गया है एबीसी की वैल्यू क्या होगी, सी ऑप्शन। 96 में ये कहा गया है हमसे, 96 में ये कहा गया है मोहन के 3 बच्चे हैं जिनमें से कम एक लड़का है, एक कम से कम एक लड़का है, तो देखो वो क्या सकता है हमारे पास एस जो आएगा वो क्या हो सकता है कि एक लड़का कम से कम एक लड़का चाहिए, है ना, एक बॉय चाहिए, तो बी हो सकता है कि एक लड़का हो दोनों लड़की हो, कम से कम एक लड़का चाहिए, हो सकता है 2 लड़के हों एक लड़की हो, और उसके बाद एक कंडीशन ये हो सकती है तीनों बॉय, है ना, तीनों बॉय, ये कंडीशन हो सकती है, एस हमारे पास ये हो सकती है। और उसमें प्रश्न क्या कह रहा है, कम से कम एक लड़का हमने ले लिया कि हमारे पास एस ये हो सकती है, तरह उसके 2 लड़के और एक लड़की, यानी कि अब ऐसी कंडीशन दी है जिसमें 2 लड़के हों और एक लड़की, है ना, ये देखो यहाँ पे 2 लड़के और एक लड़की, तो ऐसी कंडीशन कितनी है कि ये एक है सिर्फ, है ना, ये कितनी है सिर्फ एक है, यानी कि बी पी जी, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वही एनी बटे एन एस, है ना, प्रोबेबिलिटी किसकी 2 लड़का, है ना, यानी कि 2 बॉय और एक गर्ल्स होने की प्रायिकता पूछ रहा है हमसे, कितनी हो जाएगी अनुकूल बटे कुल, है ना, 1/3, और सबसे हो जाएगा बी ऑप्शन। 97 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे 2 तरीके से किया जा सकता है। एक, जब भी हमें एस एन दिया जाए,
एस एन दिया जाए 5n² माइनस 30n, तो यहाँ से हमें अगर डायरेक्ट निकालना हो क्या tn, है ना, nवां पद निकालना हो sn माइनस n-1 करके निकाल देंगे, tn निकल जाएगा, है ना, n के टर्म में आएगा, p रख दीजिएगा, ऑप्शन करेक्ट होकर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसे फॉलो नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, ये sn दिया गया है हमें कितना 5n² माइनस 30n, यहाँ से s1 एक पद का योग कर तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2 s2 निकालो, तो s2 n की जगह 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 को 20 माइनस 6 20 माइनस 6 कितना आ गया 14 है ना। अब देखो यहाँ पे t1 पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद कितना हो जाएगा भाई एक पद का योग, s1 क्या है एक पद का योग, तो पहला पद ही रहेगा। t2 क्या हो जाएगा, देखो s2 क्या है दो पदों का योग है, मतलब कि इसमें पहला वाला पद भी सम्मिलित है, तो पहले वाले को घटा दूसरा पद निकल जाएगा, तो 14 माइनस 2 12, यानी कि सीरीज हमारी बन रही पहला पद ये आ जाए और ये आ जाए 12, यानी कि 2 और 12, पहला पद 2 आ जाए दूसरा पद 12 आ जाए, इससे कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन यही चेक कर लें। p बराबर 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, क्या 2 आ रहा है क्या, तो पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो, यहाँ पे रखो 1 9 8 8 के साथ ये भी रिजेक्ट हो, 1 रखो यहाँ पे और p बराबर 1 तो 10 3 13 ये भी रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे 1 रखो तो ये हो जाएगा 10 10 माइनस का 8 कितना आ रहा है, तो पहला पद यहाँ से आ रहा है, पहला आ रहा है तो दूसरा भी आएगा, ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें सारे चेक ही कर लिए, है ना, मतलब कि यदि कहने का मतलब हम वेरीफाई भी करना चाहें तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख लेना, 20 में 8 जाएंगे 12, अगला पद भी आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन 98, यहाँ पे 2 बल दिए गए हैं, 98 में 2 बल दिए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बलों के संयोजन से प्रश्न लिया गया। एक काम ये करेंगे हम, इसे हम पी लेट कर लेते हैं, एक बल ये दिया गया है पी ले लो और इसे क्यू मान, और ये है हमारा परिणामी, है ना। एक बात आपको बता दें, इस प्रश्न में थोड़ी सी यहाँ पे जो रिजल्टेंट दिया गया, परिणामी दिया गया, वो होना चाहिए अंडर f1² प्लस f2। देखिए अब शुरुआत करते हैं, हमने पढ़ा है जो रिजल्टेंट इक्वल टू होता है वो होता है p² प्लस q² प्लस 2 p q cos थीटा। r की वैल्यू रखेंगे, r² रखेंगे तो कितना आएगा, रूट हट जाएगा इसका, यार रिजल्टेंट हमें दिया गया हो जाएगा 2 और f1 2 f1² प्लस f2² t², देखो इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा f1² प्लस f2² ना, वेक्टर लगाना जरूरी है ना, प्लस 2 कितना f1 f2 2 f1 f2 हो जाएगा 2 2 1 f, है ना। फिर इसके बाद प्लस q², इसका स्क्वायर कर लो 1² f2² माइनस 2 f1 f2, है ना। फिर 2pq cos थीटा है, हम यहाँ पे नहीं रखेंगे f1 f2, यानी कि हमें रखना ये चाहिए था f1 प्लस f2 और f1 प्लस 2 में से 2pq ही रहने देते, जरूरत पड़ेगी तो आगे रख लेंगे 2pq cos। अब देखिएगा यहाँ पे ये प्लस और माइनस के दोनों कैंसिल आउट हो, अब देखो यहाँ पे ये f1² एक ये है एक ये है, 2 f1² ये हो जाएंगे, 2 f2² ये हो जाएंगे f2, चलिए ये हो जाएगा 2 f1² प्लस 2 f2² इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 f1² प्लस 2 f2², f वही वाला लगे बड़ा वाला है। चलिए देखो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2pq cos, देखो ये दोनों कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा 0, यानी कि 2pq cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखो p 0 तो है नहीं, क्योंकि p ये दिया गया है आपका f1 प्लस f2, q भी 0 नहीं है, f1 माइनस f2 दिया गया है, मतलब कि कहने का मतलब p नॉट इक्वल टू 0 और q नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें q cos थीटा बराबर 0 है, अभी तो 0 आएगा भाई, जब p भी 0 नहीं q भी नहीं है, तो इसका मतलब कि cos वाला कम 0 होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा किस में मान होता है 0 90, दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 डिग्री के 99 देते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ना।
ये लर्न होना चाहिए आपको, जैसे कि ये 3 प्लस cosn बाई e की पावर है ना, ये डिटेल करेंगे जब हम लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। देखो ये जो सीरीज होती है ये कन्वर्जेंस, ये कौन सी होती है, कन्वर्जेंस होती है, और ये वाली जो सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंस। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है डाइवर्जेंस। तो ये कन्वर्जेंस है, प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंस, तो ये वाली ओनली ये कन्वर्जेंस, यानी कि ओनली ए, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए सही हो जाएगा। नीचे वाली क्या है, डाइवर्जेंस। 100 क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है भाई, यदि 3 बल एक बिंदु पे कार्यरत है ना, अच्छा कोई एक पॉइंट है हमारे पास, इसमें 3 बल कार्यरत और वो बल क्या है, साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। देखिए इस सिचुएशन में हमारे पास 3 बल है, एक बल है P, एक बल है Q, एक बल है R, है ना। ये अल्फा है एंगल, यानी कि जो P बल जहां पे लगा हुआ है, उसके अलावा उस बल को छोड़ के जो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण की ये ज्या है, और सिर्फ ये हो गया हमारा बीटा एंगल हो गया, और ये हो गया गामा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच की ज्या के समानुपाती होती है, यानी कहने का मतलब P बटा साइन अल्फा, है ना। अन्य 2 बल जो Q और R है इनके बीच के एंगल क्या है, R, R की ज्या साइन ज्या, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। Q के सामने कौन सा, बीटा, साइन इक्वल टू R बटे साइन गामा। ये जो स्टेटमेंट है वो लामी जी का है ना, लामिस थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है, लामी थ्योरम। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही होगा, और ये रिपीट होती है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, स्टेटमेंट को डायरेक्टली पूछते हैं, तो चलेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ का अच्छी भी तरह की जानकारी है, इस क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आपको वहाँ से। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे